चलो देखो, तो लास्ट लेक्चर में ऑक्सीजन खत्म किया था हमने। आज देखेंगे अपन किसको, गिबरेलिंस को। ठीक है, चलो देखो। तो आपको कल बताया था कि दो कैटेगरी में अपन हॉर्मोन्स को बांट सकते हैं। एक तो आपका प्रोमोटर, दूसरा आपका इनहिबिटर, है ना। तो ऑक्सीजन किस में आ रहा था, प्रोमोटर में। दूसरा कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, गिबरेलिंस। ये भी किस में आएगा, प्रोमोटर में ही आएगा। ठीक है, आपका जो एब्सिसिक एसिड है वह क्या है, इनहिबिटर है। ठीक है, और इथाइलिन को अपन दोनों कैटेगरी में डाल सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या है वो। ठीक है, चलो देखें गिबरेलिंस। चलो, हिस्ट्री पहले जैसे उसका देखा था ऑक्सीजन का हमने, है ना। ऑक्सीजन का जैसे हिस्ट्री देखा था, इसका भी क्या देखेंगे अपन, हिस्ट्री। Japanese rice farmers observed some unusual rice seedlings in their paddy fields, है ना। और आपका जापान में कुछ किसान क्या कर रहे थे, राइस की मतलब पैडी की खेती, है ना। तो उन्होंने क्या देखा कि राइस का जो सीडलिंग है उसमें क्या था आपका, जैसे प्रॉपर सीडलिंग होता था वैसा नहीं था, है ना। उस प्रॉपर शेप का वो नहीं था। मतलब सीधा बात यह है कि इनका कहने का मतलब था कि इनको क्या लगा कि उनके राइस सीडलिंग में क्या हो चुका है, कोई बीमारी। क्या हो चुका है, कोई बीमारी हो चुकी है। ठीक है, अब देखो, सच राइस सीडलिंग्स वर एक्सेसिवली टॉल, एल स्पिंडल सेट एंड स्पिंडल सेप्ड एंड स्टराइल, डू नॉट वोर सीड्स। उन्होंने देखा कि जो नॉर्मल होता था उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा क्या था आपका, टॉल था। कलर कैसा था, पेल येलो कलर का। स्पिंडल सेप्ड हो गया था, और अंदर में शीड भी नहीं था, है ना। क्या नहीं था आपका, शीड भी नहीं था। दीज सीडलिंग्स वर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड बैकाने, है ना। इसको बोलते हैं पुलिश सीडलिंग डिजीज कॉज्ड बाय अ फंगल पैथोजन गिब्रेला प्यूजिकोरोई। आ रही बात समझ। बाद में पता चला कि ठीक है भाई, इस सीडलिंग में क्या हो चुका है, आपका डिजीज हो चुका है। उसका नाम क्या है, बकाने डिजीज, जिसको बोलते हैं पुलिश सीडलिंग। मतलब ऊपर से लग रहा है कि प्रॉपर है, लेकिन अंदर में सीड ही नहीं होता है। ठीक है, और यह जो डिजीज है आपका बकाने, कौन कॉज कर रहा था, एक फंजाई, उसका नाम क्या था, गिब्रेला प्यूजिकोरोई। क्लियर है, गिब्रेला प्यूजिकोरोई। देखो किसान लोग इतना काम कर ले रहा है, तुम लोगों को कुछ पता है ना, है? तो क्या कहना चाह रहा है? दिमाग ने देख, ट्विटर का सीईओ भी कौन बन गया, अब इंडियन, है ना। तो सब जगह इंडियन, सब जगह तो सब 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 वहीं भरा हुआ है, इंडियन से, है ना। तो सारे सीईओ तो इंडियंस बन रहे हैं। जापान का तो कोई सीईओ दिखता नहीं है मेरे को, है ना। इसलिए इतना टैलेंट इंडिया के अंदर है, किसी के अंदर नहीं है। आगे देखो, अब सुनो आगे। ई क्यूरोसावा रिपोर्टेड द appearance of symptoms of the disease in uninfected rice seedlings when they were treated with sterile filtrate of the fungus। अब इन्होंने क्या करा, क्यूरोसावा ने, इन्होंने क्या करा, स्टेराइल फिल्ट्रेट ले लिया, किसका, फंगस का। फंगस का कैसा फिल्ट्रेट, स्टेराइल। स्टेराइल मतलब, हाँ, जो फर्टिलाइज से मतलब बीमारी कॉज नहीं कर सकता था, है ना। इन्होंने फंगस का कैसा लिया, स्टेराइल फिल्ट्रेट, है ना। और आपका उन्होंने किसमें डाल दिया वो, अनइन्फेक्टेड राइस सीडलिंग में। किसमें, अनइन्फेक्टेड राइस सीडलिंग। तो इनको देखने में आया कि जब फंगस का फिल्ट्रेट हमने उसमें डाला, है ना, फिर भी क्या हो रहा है, बीमारी हो जा रहा है। जो कैसे वाले में, अनइन्फेक्टेड वाले में। बात समझ में आ रही है। इन्होंने फंगस का क्या लिया, फिल्ट्रेट लिया, और उसको ट्रीट कर दिया किसके साथ, अनइन्फेक्टेड राइस सीडलिंग। तब अनइन्फेक्टेड राइस सीडलिंग में भी क्या उनको दिखाई दिया, अपियरेंस ऑफ सिम्टम्स। मतलब यह वाला सिम्टम उसमें भी दिखने लग गया, किसमें, अनइन्फेक्टेड वाले में। किसमें, अनइन्फेक्टेड वाले में। ठीक है, द एक्टिव सब्सटेंसेस वर लेटर आइडेंटिफाई एज गिबरलिक एसिड। अब देखो इन्होंने कैसा डाला था, देखो तो, स्टेराइल फिल्ट्रेट। मतलब उस फिल्ट्रेट में डिजीज कॉजिंग एबिलिटी नहीं था। इनको यह पता चल गया, इनको पता चल गया, देखो क्या, कि भाई फिल्ट्रेट मतलब फंगस तो बीमारी कॉज नहीं कर रहा है। मतलब फंगस के फिल्ट्रेट से बीमारी नहीं हो रही है। फंगस के अंदर जरूर कुछ ऐसा केमिकल है जो इस बीमारी को कॉज कर रहा है, और उसी केमिकल को क्या बोला गया, गिबरेलिक एसिड। आई बात समझ। अगर उसके फिल्ट्रेट से होता रहता तो ये क्या डाला था, कैसा डाला था, स्टेराइल, तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी उसमें इन्फेक्शन हो गया। इसका मतलब क्या है कि फिल्ट्रेट उसका नहीं कर रहा है, उसके अंदर जरूर कुछ ऐसा केमिकल है, एक्टिव केमिकल है, जो यह डिजीज कॉज कर रहा है ना। और वह केमिकल का नाम क्या बोला गया,
इस तरह से आपका डिस्कवरी हुआ किसका, गिबरलिंकस का। सिंपल सी कहानी है। फार्मर से शुरुआत होकर कहाँ तक पहुंच गया, साइंटिस्ट तक, है ना। फार्मर ने क्या देखा कि भाई उसका सीडलिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, उसके अंदर सीड नहीं है। बाद में पता चला कि एक बीमारी के कारण है, जो कौन कॉज करता है, फंगस। और बाद में फिर क्यूरियस सभा ने पता लगा कि फंगस के अंदर एक केमिकल है जिसके कारण यह बकाने डिजीज हो रहा है, और केमिकल का नाम क्या था आपका, क्लियर है, इसमें किसी को डाउट? अब देखो आगे जो आपका लिखा हुआ है कि अभी तक, है ना, लगभग कितने गिबरलिक एसिड अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं? देयर आर मोर देन 100 गिबरलिन्स रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड हायर प्लांट, है ना। दे आर डिनोटेड एज GA 1 2 3 एंड सो ऑन। ऐसे करके इसका क्या कर दिया हमने, नेमिंग कर दिया, है ना। लगभग कितने हो चुके हैं, 100 से ऊपर, तो नाम दे दिया 1 2 3 4 ऐसे। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो आपका यूज है कौन है, आपका GA 3। और आपका GA 3 वॉज वन ऑफ द फर्स्ट गिबरलिन्स, मतलब ठीक है अभी 100 से ज्यादा हो चुका है, लेकिन सबसे पहला गिबरलिन जो आपका डिस्कवर हुआ तो कौन था, आपका GA 3 था। कौन था आपका GA 3? अब आगे देखो, GA 3 was one of the first giberlins to be discovered and remains the most intensively studied forms of all the GA 3, मतलब all the GA, जितने भी गिबरलिक एसिड थे सबसे ज्यादा स्टडी किसके ऊपर किया गया, GA के ऊपर, गिबरलिक एसिड के ऊपर, है ना। और गिबरलिक एसिड में किसके ऊपर, GA 3। ऑल GA जार क्या आपका एसिडिक, कितने हैं सबके सब कैसे हैं, एसिडिक है। और इनका प्रिकर्सर कौन है आपका, एसिटाइल कोएंजाइम एंड मेवालोनिक एसिड, मतलब इन्हीं से इसको निकालते हैं, किसको अपन, गिबरलिक एसिड को, क्या प्रिकर्सर है, ठीक है। और कोई पूछे कि क्या गिबरलिक एसिड केवल फंजाई से निकालते, नहीं, फंजाई और दूसरे भी हायर प्लांट से हमने निकाला है किसको, गिबरलिक एसिड, क्लियर है। और जितने भी नाम ही बता रहा है गिबरलिक एसिड, मतलब सबके सब कैसे होंगे, एसिडिक। और सबसे ज्यादा स्टडीड, डिस्कवर आपका 100 से ज्यादा हो चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टडी किसके ऊपर किया हमने, GA 3 के ऊपर, क्लियर है। अब देखो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशंस, है ना। आगे आपका क्या, आप ये क्या क्या फंक्शन करता है, क्या आगे अपन पहला क्या देखो तो, बोल्टिंग। गिबरलिन्स प्रोमोट बोल्टिंग, बोल्टिंग मतलब होता है इंटरनोडल इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू, तुम लोग को 2 चैप्टर दिया है ना सिलेबस में मैंने इस बार। ट्रांसपोर्ट और मिनरल, है ना। चलो देखो, पहला क्या आपका, बोल्टिंग। गिबरलिन्स प्रोमोट बोल्टिंग मतलब इंटरनोडल इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग इन पीट, कैबेज एंड मेनी प्लांट्स विथ रॉजेट हैबिट। रॉजेट याद है ना, क्लस्टर में जो होता है, ठीक है। तो ये करता क्या है देखो, मतलब सीधी बात, जो पहला बोल्टिंग किसको बोलते हैं, सीधी बात किसका इलोंगेशन कर दिया, इंटरनोडल इलोंगेशन, है ना। मतलब नोड्स के क्या करता है, इलोंगेट। ये देखो जैसे स्टेम है, मान लो ये आपका, है ना, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है, दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, इंटरनोड। यह क्या करता है, इसके इंटरनोड का एलोंगेशन कर देता है, मतलब इंटरनोड का लेंथ और क्या करता है, बढ़ा देता है। इंटरनोड का लेंथ बढ़ाने से क्या होगा भाई, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब मान लो ना कि एक शुगर केन है, ईख है ना, और शुगर केन मान लो कि इतने साइज का है, इतने साइज से ज्यादा शुगर निकलेगा कि इतना साइज हो गया तब निकलेगा। इंटरनोड का एलोंगेशन कर देंगे तो प्रोडक्ट बढ़ेगा कि नहीं, है ना। आई बात समझ। बोल्टिंग आपका होता है, देखो आपने कभी कैबेज को देखा होगा, कैबेज को देखा है ना, कैबेज देखते हो एक के ऊपर एक चिपका हुआ है ना, वो क्या है, बिकॉज ऑफ बोल्टिंग ओनली, है ना, इसके कारण है वो, बोल्टिंग के इफेक्ट है वहां पे, ठीक है। आगे देखो दूसरा, ओवरकम जेनेटिक ड्वार्फिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यह जेनेटिक ड्वार्फिज्म को ओवरकम करता है, मतलब कि गिबरलिन्स प्रोमोट इंटरनोडल इलोंगेशन इन जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट्स लाइक मेज, पाइशम, विसिया फैबा। हियर ओनली फिनोटाइप गेट चेंज while जीनोटाइप रिमेन्स सेम, है ना। यहाँ पे बस क्या चेंज होगा आपका, फिनोटाइप।
और देखो मुझे लगता है कि ये सब सारे टॉपिक ना रटने वाले तो है, लेकिन थोड़ा देखो मेरे नोट्स में सब सारे दिए हुए हैं सबका फंक्शन, क्योंकि मेरे नोट्स में ज़्यादा बेहतरीन तरीके से लिखा हो। ये देखो फंक्शन मैं आपको इससे पढ़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, तो इसका ट्रिक भी दिया हुआ है, फंक्शन में हमेशा अपने नोट से पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो, जेनेटिकली ड्वार्फ गब्बर, ब्रोकन डोरमेंसी और आंटी का शुगर केन इनलार्ज। अब देखो इसमें आते हैं, ध्यान रखो, पहले इसका भी देख ही लेते हैं अपन, इसका भी देख लेते हैं, किसका, आपका ऑक्जिन का। देखो तो क्या लिखा हुआ है, जेनेटिकली ड्वार्फ गब्बर, है ना। गब्बर का नाम आते ही अपन क्या सोचते हैं कि लंबा चौड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे कैसा ले लिया हमने, जेनेटिकली ड्वार्फ। ड्वार्फ समझते हो ना, छोटा सा। जेनेटिकली ड्वार्फ गब्बर ब्रोकन डोरमेंसी और आंटी का शुगर केन क्या आपका, इसने पूरा ट्राई किया कि आंटी का शुगर केन क्या हो, बेकार हो जाए, लेकिन इसने पूरा ट्राई करने के बाद भी आंटी का शुगर केन अच्छे से आपका क्या किया, ग्रो कर गया। अब देखो इससे आपका सारा पता चल जाएगा। जेनेटिकली ड्वार्फ मतलब क्या हो गया, रिमूव्स जेनेटिक ड्वार्फिज्म। क्या करता है, जेनेटिक ड्वार्फिज्म को हटाता है। गब्बर मतलब किसका पढ़ रहे ट्रिक अपन, गिबरलिंस। ब्रोकन डोरमेंसी मतलब इट ब्रेक्स डोरमेंसी ऑफ सीड, बर्ड्स एंड ट्यूबर्स। डोरमेंसी बताया था ना, स्टेट ऑफ इनएक्टिवनेस, जब वो ग्रो नहीं कर रहा होता है। हाँ, रेस्टिंग पीरियड को बोलते हैं क्या अपन, डोरमेंसी। आगे देखो, पर मतलब स्ट्रॉन्ग पार्थेनोकार्पिक एजेंट। ऑक्सिजन भी आपका पार्थेनोकार्पिक को इंड्यूस करता है, और उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एजेंट है पार्थेनोकार्पिक एजेंट, कौन आपका, गिबरलिंस। एंटी, एंटी से क्या हो गया ये, एंटी सेनेसेंस, मतलब डिले इन एजिंग प्रोसेस, मतलब जल्दी से बूढ़ा नहीं होने देता है चीजों को, है ना। फ्लावर को या लीफ को उसके एजिंग में क्या करेगा, ये डिले करेगा, तो बोलते हैं एंटी सेनेसेंस। जो प्रमोट करेगा उसको क्या बोलेंगे, सेनेसेंस, है ना। अगला, शुगर केन, इलोंगेशन या इनलार्जमेंट ऑफ स्टेम या इंटरनोड्स इन शुगर केन, है ना। और इनलार्ज मतलब इनलार्जमेंट ऑफ फ्रूट, ठीक है। तो ये सब काम करता है कौन आपका, गिबरलिंस, ठीक है। ये बात समझ में आई। चलो, तो देखो यहाँ पे एक बात लिखी होगी, ये किसको बढ़ाता है आपका, फिनोटाइप को तो बढ़ा देता है, लेकिन उसका जीनोटाइप को इंक्रीज नहीं करता है। इसका मतलब क्या था वे समझ लो। नहीं नहीं, फिजिकल अपीयरेंस देखो, फिनोटाइप का मतलब, तो आप फिजियोलॉजिकल रोल में पढ़ रहे हो, आप लिख रहा है ओवरकम जेनेटिक डॉर्फिज्म, इट हियर ओनली फिनोटाइप गेट चेंज। अब देखो इसको ऐसे समझो, अभी आप समझोगे ट्वेल्थ में आके फिनोटाइप जीनोटाइप मोर प्रॉपरली। मान लेते हैं एक प्लांट है, स्मॉल टी स्मॉल, है ना। स्मॉल टी किसके लिए होगा, ये ड्वार्फ प्लांट के लिए। किसका होगा, ड्वार्फ प्लांट के लिए होगा, ठीक है। इसके लिए हुआ ड्वार्फ प्लांट, मतलब इस प्लांट का साइज क्या है, अभी छोटा है। ये मान लेते हैं इसका नोट्स है। इस प्लांट पे अप्लाई कर दिया हमने गिबरेलिक एसिड को। इसको अप्लाई कर दिया, गिबरेलिक एसिड को। जैसे ही आप अप्लाई करोगे, आप देखोगे कि अब प्लांट का साइज क्या हो गया, लंबा। मतलब ये क्या किया, इसके इंटरनोड के दूरी को क्या किया, बढ़ा दिया। इंटरनोड की दूरी को क्या किया, बढ़ा दिया। लेकिन इसका जेनोटाइप क्या था आपका, स्मॉल टी ना, अभी भी क्या है, स्मॉल टी ही है, वह चेंज नहीं हुआ है ना। आप जानते हो लार्ज प्लांट के लिए जेनोटाइप क्या है, कैपिटल टी। स्मॉल प्लांट के लिए क्या है, स्मॉल टी, है ना। लेकिन यहाँ पे प्लांट लार्ज तो हो गया, लेकिन इसका जीनोटाइप अभी भी क्या है, मतलब कहने का मतलब यह प्लांट लार्ज हुआ है, लेकिन उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन रिस्पॉन्सिबल है आपका, ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। तो प्लांट तो लंबा हो गया, लेकिन जीनोटाइप अभी भी क्या है, स्मॉल टी। तो इसीलिए बोला हियर ओनली फिनोटाइप गेट चेंज व्हाइल जीनोटाइप रिमेन्स सेम। क्लियर है। आगे देखो, इम्प्रूव एल्ड इन शुगर केन, फिर वही बात, ये एक ही रट्टा मारना है। ये सब जगह इंटरनोट को क्या कर देता है, एलोंगेट, है ना। इंटरनोट एलोंगेट करवाएगा, तो पहले मान लो लेंथ इतना था शुगर केन का, अब लंबा हो गया। अब लंबा होगा तो पक्की बात है कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट निकलेगा, ज्यादा शुगर निकलेगा। निकला कि नहीं, वही लिख रहा है देखो, शुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट एज शुगर इन दियर स्टेम्स, है ना। स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विथ गिबरलिंस इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम। क्या करता है, लेंथ को बढ़ा देता है, किसके, स्टेम को।
स्टेम का लेंथ कैसे बढ़ता होगा भाई, उसके इंटरनोड्स को क्या किया, बढ़ा दिया, thus increasing the yield by as much as 20 टन्स पर एकड़, बहुत ज़्यादा है ना, 1 एकड़ में लगभग कितना, 20 टन आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ा दिया, मतलब इतना ज़्यादा शुगर ज़्यादा निकलेगा, है ना। इम्प्रूव शेप इन एप्पल, फिर से वही बात है, गिबरलिंस कॉजेज फ्रूट्स लाइक एप्पल टू एलोंगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप बाय, फिर से किससे, बाय इंटरनोडल एलोंगेशन, सब जगह यही काम कर रहा है ना। इम्प्रूव इल्ड इन ग्रेप्स, ability of gibberellins to cause an increase in length of axis, फिर से जो ग्रेप आपने देखा होगा, है ना, सबने देखा होगा, ग्रेप एक्सिस पे ही लगा रहता है ना। अब मान लो इसने, मान लो कि पहले इतना बड़ा एक्सिस था उसमें, इसमें मान लो 1 2 3 4 चार आपके ग्रेप्स लटके हुए थे, अब इसके बढ़ा दिया, ज़्यादा अंगूर आएंगे कि नहीं उसमें, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, है ना, कि ability of gibberellin to cause an increase in length of axis internodal elongation is used to increase the length of grapes stalk, अब स्टॉक बढ़ा दिया आपने तो ग्रेप्स भी क्या आएंगे उस पर, ज्यादा आएंगे, आएगा कि नहीं। चलो आगे देखिए, देखो ये देख लिया, तो अभी तक जो भी इसमें, इसको याद करने में आपको डिफिकल्टी नहीं होनी, क्यों नहीं होनी चाहिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि सब जगह क्या हो रहा है, इंटरनोड का एलोंगेशन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। senescence, gibberellins delay senescence, thus the fruits can be left on the tree longer so as to extend the market period, बात समझ में आ रही क्या बोला, है ना, मतलब आप देखो, अगर मान लो कि आपके फ्रूट लगे हुए हैं और फ्रूट तुरंत पक के गिर जा रहा है, तो आप ज़्यादा दिन तक मार्केट में उसको बेच नहीं पाओगे, जल्दी से आपको निकालना होगा उसको, है ना। अगर हमने फ्रूट का एजिंग को इंक्रीज कर दिया, मान लो कि जो फ्रूट पक के गिर जाता था जनवरी में, तो 1 महीना भी बढ़ा दिया, तो आपको 1 महीना ज़्यादा टाइम मिल गया ना बेचने के लिए उसको, है कि नहीं। तो ये क्या करता है, एंटी सेनेसिस बढ़ा देता है, किसका, फ्रूट का, तो डैट वह पेड़ के ऊपर आपके ज़्यादा टाइम तक टिका रहे, वो जल्दी आपका क्या, घुले नहीं और नीचे गिरे नहीं, क्लियर है। अर्ली मैच्योरिटी इन कॉनिफर्स, कॉनिफर्स में क्या करता है, मान लो कि नॉर्मली आप कर रहे हो कॉनिफर्स को, कॉनिफर समझते हो ना, कॉन्सेप्ट का जो भी प्लांट होता है ना, तो कॉनिफर्स में मान लो कि ऐसे आप लगाया आपने कॉनिफर प्लांट, है ना, उसकी मैच्योरिटी हो रही है दिसंबर में, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई अगर मतलब दिसंबर के जगह पे अगर सितंबर अक्टूबर में हो जाए तो पहले बेच के पैसे कमा सकते हैं अपन, है ना, तो उसका क्या कर देगा ये, अर्ली मैच्योरिटी, क्या कर लेगा, अर्ली मैच्योरिटी। स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स, मतलब जब यंग कॉनिफर लगाया आपने, उस पर मार दो स्प्रे, किसका, जुवेनाइल का स्प्रे मार, हाँ, जुवेनाइल कॉर्निफर्स पे किसका स्प्रे मार दो, एब्सिसिक, गिबरलिक एसिड का, है ना। जैसे ही मारोगे यह क्या करेगा, इट हैस्टेंस द मैच्योरिटी पीरियड, दस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। प्रीयूंग इंडस्ट्री यहाँ भी काम आता है ना, है ना। TA3 यूज टू स्पीड अप द मॉल्टिंग प्रोसेस इन प्रीयूंग इंडस्ट्री, मतलब जल्दी जहर बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, जल्दी आपको क्या बनाने में हेल्प करता है, जहर ही बोल सकते हैं ना, मतलब जल्दी वाइन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। हाँ, तो देखो, हाँ देखो, ये क्या है आपका, स्टार्च, आप जानते हो ना, चावल को ही गला सरा के बनाता हो सब, है ना, तो सीरियल स्टार्च है आपका, इस पे लगा दिया हमने कौन, TA3, इस फॉर्म में अल्फा अमाइलेज एंजाइम है, यह माल्टिंग प्रोसेस को बढ़ाया और उससे क्या बन गया आपका, माल्टोज, ठीक है। अगला क्या बोला आपका, डोरमेंसी, अभी पढ़ा पढ़ा था आपने कि डोरमेंसी को ब्रेक करता है ना। गिबरलिंस इंड्यूस द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम अल्फा अमाइलेज लाइपेजेज एंड प्रोटीएजेज, यह इस एंजाइम के सिंथेसिस को बढ़ाता है ना। दीज एंजाइम हाइड्रोलाइज द स्टोर फूड प्रेजेंट इन सीड्स एंड बर्ड्स, दिस प्रोसेस रिजल्ट इन ब्रेकिंग ऑफ द डोरमेंसी, अब स्टोर फूड बढ़ा दिया, न्यूट्रिशन ज़्यादा मिल गया, क्या करेगा, वो अपना डोरमेंसी तोड़ेगा और जर्मिनेट करना शुरू कर देगा, है ना। तो सीधी बात, यह डोरमेंसी को क्या करता है, ब्रेक करता है। अब आ गया बायो, ऐसे मतलब अपन को मान लो किसी प्लांट पार्ट में पता करना है कि कितने गिबरलिंस है ना, तो इसके लिए भी 2 टेस्ट है आपका, पार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट बेस्ड ऑन अल्फा माइलेज एक्टिविटी, है ना। अगर मान लो अल्फा माइलेज उसमें बन गया, इसका मतलब वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, गिबरलिंस है, नहीं बना तो गिबरलिंस नहीं है। दूसरा आपका ड्वार्फ PN बेस्ट टेस्ट बेस्ड अपॉन इंटरनोडल एलोंगेशन, हमने ड्वार्फ पी लिया, उसके ऊपर क्या डाल दिया, गिबरलिंस, अगर वो बढ़ गया उसका साइज तो समझो है, नहीं बढ़ा अगर, मतलब हाँ ऐसे से करो, ड्वार्फ पी को हम एक जगह पर डाल दिया, यहाँ पे क्या है आपका
गिबरलिक एसिड, है ना। अब गिबरलिक एसिड होगा उस जगह पे, प्लांट में अगर सिंथेसाइज हो रहा होगा, है ना, इसका मतलब क्या है कि वो आपका लेंथ बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तो ये सब पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन आप याद रखना बस। आगे देखिए, अगला है आपका साइटोकाइनिन्स, है ना, इसका हिस्ट्री देखते हैं। इसने आपका एफ स्कूग एंड हिज को वर्कर्स, इसने दिया। चलो देख, देखो, एफ स्कूग एंड हिज को वर्कर्स, ठीक है। इसने भी, अब कैसे, पहले अपन वही देखेंगे कि कैसे इन्होंने क्या करा, डिस्कवर, ठीक है। बहुत आसान है इसकी भी डिस्कवरी, देखो आप, इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम, टोबैको स्टेम का लिया और उसका दो नोड के बीच का एक, मतलब एक पार्ट को लिया ग्रो करने के लिए उन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि ऑक्सीजन कंटेनिंग मीडियम में जब डाला इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ किसका, टोबैको का। बात समझ में आ रही है क्या बोला है इंटरनोडल सेगमेंट, देखो ये टोबैको मान लो पूरा है, उसका यहाँ एक नोड है, यहाँ एक नोड है, इस पार्ट को ले लिया इन्होंने, है ना, नोड के साथ, और इसको कहाँ डाल दिया, एक ऑक्सीजन वाले मीडियम में, कहाँ डाल दिया, ऑक्सीजन वाले में। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग मीडियम में डाला, तो कैलस डज नॉट प्रोलिफरेट, कैलस होता है आपका ग्रुप ऑफ अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, है ना, बहुत सारा सेल्स, जो कैसा सेल्स हो आपका, अनडिफरेंशिएटेड, उसी सेल को बोलते हैं कैलस अपन, ठीक है। पूछता है कि कैलस क्या है, अ ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है। अब देखो, ऑक्सीजन में डाला तो कैलस में कोई डिवीजन नहीं हुआ, कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, ठीक है। अब ऑक्सीजन के साथ इसमें से कोई भी एक चीज डाल दिया, देखा भाई बहुत जबरदस्त तरीके से प्रोलिफरेशन शुरू हो गया, है ना। ऑक्सीजन और प्लस, या तो क्या डाल दो आप, एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, या तो ईस्ट एक्सट्रैक्ट, या तो कोकोनट मिल्क, या तो डीएनए एक्सट्रैक्ट, है ना। इन्होंने स्पर्म डीएनए डाल दिया था फिश का, किसका, फिश का स्पर्म डीएनए, किसका, फिश का स्पर्म डीएनए डाल दिया, है ना। देखा इनमें से कुछ भी डाला, इधर एकदम कैलस आपका तुरंत क्या हो गया, प्रोलिफरेट हो गया। ये यहाँ पे करा इन्होंने 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कोई चेंज नहीं। यहाँ पे जैसे ही डाल दिया ऑक्सीजन के साथ एक और कुछ, ये तुरंत डिवीजन शुरू कर दिया बहुत तेजी से। तो इनको क्या पता चला कि जरूर इन सब में से कुछ ना कुछ तो ऐसा केमिकल है जो इसके ग्रोथ को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है कि नहीं, है नहीं। अब जब इसी केमिकल को बाद में एनालाइज किया गया, तो और कुछ नहीं था, क्या था आपका, साइटोकाइनिन्स, क्योंकि नाम ही बता रहा है साइटोकाइनिन्स। साइटो मीन्स क्या होता है, सेल, और काइन में डिवीजन, मतलब यह सेल डिवीजन को क्या करेगा, प्रोमोट करेगा, प्रोमोट करेगा, ठीक है, क्लियर है। चलो यहाँ देखो, Hug and Miller, they identified and crystallized the cytokinesis promoting active substance that they termed kinetin, इन्होंने नाम क्या दिया था, काइनेटिन। जब इन्होंने देखा, इसको एक्सट्रैक्ट किया, इस में जो आपका केमिकल था उसको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद क्या किया, उसका क्रिस्टलाइज किया, है ना। तो देखा कि जो साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन करवाने वाला जो आपका सेल डिवीजन प्रोमोटिंग सब्सटेंस जो है उसके अंदर, वो कुछ और नहीं, क्या था आपका, काइनेटिन। उन्होंने नाम क्या दिया, काइनेटिन, अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन अ प्यूरिन, ये प्यूरिन से ही आपका मॉडिफाई करके बनाया जाता, कौन, आपका काइटिन। मिलर ने क्या किया, इन्होंने भी क्या किया, ही आइसोलेटेड एन एक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड डीएनए ऑफ स्पर्म सेल्स ऑफ हैरिंग फिश, इन्होंने भी हैरिंग फिश के स्पर्म सेल से आपका क्या निकाला, हैरिंग फिश के डीएनए से, स्पर्म डीएनए से भी इन्होंने एक एक्टिव केमिकल निकाला, है ना, ठीक है। और इन्होंने भी क्या बोला कि इसका भी एक्टिविटी बिल्कुल किसके तरह है, काइनेटिन की तरह है। अब आगे देखो, काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट, काइनेटिन कहाँ नहीं मिलता है नेचुरली, आपके प्लांट में नेचुरली ये नहीं बनता है, ठीक है। अब ध्यान देना, सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंसेस विथ साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज लीड टू द आइसोलेशन ऑफ जियाटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क। तो देखो हुआ क्या, हुग एंड मिलर ने आइडेंटिफाई किया, उसका नाम क्या दे दिया, काइनेटिन, है ना। मिलर ने क्या करा, सेम सब्सटेंस आपका काइनेटिन कहाँ और ढूंढ लिया उन्होंने, हैरिंग फिश के स्पर्म डीएनए में, है ना। उसके बाद देखो इनको पता चला कि भाई काइनेटिन प्लांट में नेचुरली अकर नहीं करता है, इन्होंने ढूंढना शुरू किया, है ना, कि काइनेटिन जैसा काम करने वाला कुछ तो प्लांट में होना चाहिए। तो किस में निकाला इन्होंने, कॉर्न कर्नल एंड कोकोनट मिल्क में, लेकिन उसका नाम क्या दिया इन्होंने, जियाटिन, मेज से निकाला ना, देखो ना यहाँ पे कॉर्न मतलब क्या, मेज, है ना, तो नाम क्या दे दिया आपका, जियाटिन। अब देखो सिंथेसिस कैसा होगा, मतलब आप ऐसा समझो, ये साइटोकाइनेस का भी अलग अलग नाम है आपका, या तो काइनेटिन बोल दो या जियाटिन बोल दो। जियाटिन कब बोला, जब उनको मेज प्लांट से निकाला ना, तो मेज का क्या होता है साइंटिफिक, जी मेज,
इमेज होता है ना, इसने नाम क्या दे दिया इसका, जियाटिन। ठीक है, अब देखो सिंथेसिस इसका। नेचुरल साइटोकाइनिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द रीजन्स वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर्स। नाम ही बता रहा साइटोकाइनेसिस मतलब क्या प्रमोट करेगा, सेल डिवीजन। तो जहां सेल डिवीजन बहुत तेजी से हो रहा होगा वहीं पे इसका सिंथेसिस होगा, है ना। फॉर एग्जांपल रूट टॉपाइसेस, डेवलपिंग शूट बर्ड्स, यंग फ्रूट्स, रूट टिप्स आर द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ साइटोकाइन। सबसे ज्यादा कहाँ दिखाई देता है, रूट टिप पे। तो कोई पूछे साइटोकाइनेसिस का मेजर सोर्स, क्या बोलोगे, रूट टिप्स, है ना। अब इसका क्या आ गया आपका, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशन। पहला क्या है, सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन्स हैव स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑन साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। इट इज कंसिडर्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनेस। सबसे मेन जो काम है साइटोकाइनेस का वो है साइटोप्लाज्म का डिवीजन या सेल का डिवीजन, नाम ही से पता चलता है। दूसरा, ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। ऑक्सिन आपका एपिकल डोमिनेंस को प्रोमोट करता है या ओवरकम करता है, उसको हटाता है ना। तो जहां पे आपका एपिकल डोमिनेंस है वहां पे किसको लाके डाल दो, साइटोकाइनेंस को, तो एपिकल डोमिनेंस को हटा देगा और सेल डिवीजन को बढ़ा देगा। ठीक है, साइटोकाइनेंस प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स। एपिकल डोमिनेंस में भी हो रहा था ना, तो एपिकल बर्ड था टर्मिनल बर्ड, और लैटरल बर्ड्स को ग्रोथ नहीं करने देता था। दिस रोल ऑफ साइटोकाइनिन इज एंटागोनिस्टिक टू ऑक्सिन। एंटागोनिस्टिक मतलब होता है अपोजिट, है ना। तो ऑक्सिन क्या कर रहा था, आपका प्रोमोट कर रहा था, और इसने क्या कर दिया, उसको इनहिबिट कर दिया। क्लियर है, चलो आगे देखें। सेनेसेंस। साइटोकाइनिन्स प्रोमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन टुवर्ड्स यंग पार्ट्स विच हेल्प्स इन द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। ये भी सेनेसेंस को क्या करता है, डिले करता है। कैसे, ओल्डर पार्ट से उठा उठा के सारा आपका न्यूट्रिएंट किसको पास करता है, यंगर पार्ट्स को। इसलिए हम क्या बोलेंगे, इट हेल्प्स इन डिलेइंग ऑफ सेनेसेंस। क्लियर है। अगला, हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स। बाकी बात है, सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है तो न्यू लीव बनाने में हेल्प करेगा। हेल्प टू प्रोड्यूस क्लोरोप्लास्टिन लीव, प्रोमोट लैटरल शूट ग्रोथ एंड एडवांटेजियस शूट फॉर्मेशन। अगला, इंड्यूस ओपनिंग ऑफ एस्टोमेटा। और अगला आपका रोल इसका टिश्यू कल्चर में तो होगा ही होगा। टिश्यू कल्चर में क्या करना है हमें, एक किसी भी प्लांट पार्ट से नया प्लांट बनाना है तो सेल का क्या करवाना होगा, डिवीजन। यहाँ पे भर भर के यूज होगा किसका, साइटोकाइनिन का। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट है जो बताऊंगा, उसको आप रट्टा मारोगे। देखो, साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन टुगेदर कॉज डी डिफरेंशिएशन इन डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमेटा सेल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसलिए बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट बोलूंगा। देखो, साइटोकाइनिन ऑक्सिन दोनों क्या करवाता है भाई, डी डिफरेंशिएशन। कैसे सेल में, डिफरेंशिएटेड सेल में। कोई पूछे कि डिफरेंशिएटेड सेल में डी डिफरेंशिएशन करवाना है तो कौन सा हार्मोन डालोगे, तो ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन दोनों, जब दोनों डालोगे तो ही होगा, एक डालोगे तो नहीं होगा। ठीक है, इन टिश्यू कल्चर। अब देखो अगला फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो इंपॉर्टेंट था ही, ये भी इंपॉर्टेंट है, मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस मींस चेंज इन मॉर्फोलॉजी, है ना। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन, यही रेशियो याद रखना है। साइटोकाइनिन का कैसा डाला कॉन्सेंट्रेशन, हाई, और लो कॉन्सेंट्रेशन किसका डाला, ऑक्सिन का। तो आपका शूट डिफरेंशिएट करेगा, कौन करेगा, शूट का। और उल्टा कर दे तो कौन डिफरेंशिएट करेगा, रूट, है ना। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन, तो क्या हो गया, रूट। तो अगर रूट डिफरेंशिएशन करवाना है, रूटिंग करवाना है, तो आप क्या डाल दो, ज्यादा ऑक्सिन डाल दो और कम क्या डालो, साइटोकाइनिन, तो रूट आपका डिफरेंशिएट होगा। बस उल्टा कर दो तो कौन डिफरेंशिएट होगा, क्लियर है। बायोअसे ऑफ साइटोकाइनिन। टोबैको पिथ सेल डिवीजन टेस्ट, है ना। टोबैको पिथ सेल डिवीजन देखा ही था आपने, कि ऑक्सिन में डाला था तो नहीं किया, ऑक्सिन के साथ जैसे ही किसको डाल दिया, साइटोकाइनिन को, वो तुरंत आपका प्रोलिफरेट कर गया। क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन, है ना, रिटेंशन टेस्ट। मतलब ये सब आपसे पहले बता दिया। बायो एसिड टेस्ट आपका नाम याद करना, पूछेगा आपसे, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं पूछता है, अभी भी नहीं पूछे। ठीक है, अगला क्या आपका, इथाइलिन। ठीक है, हिस्ट्री देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इथाइलिन बहुत सारा काम करता है। ठीक है, H.H. Cousins confirmed the release of a volatile substance from ripened oranges that hastened the ripening of stored unripe bananas. इन्होंने देखो बहुत, देखो ये सबका डिस्कवरी ना बड़ा सिंपल तरीके से हुआ है, नहीं हुआ है। आप ढंग से देखो अगर, तो इन सबका डिस्कवरी बहुत सिंपल तरीके से हुआ है। कैसे, कि ये क्या किया, देखा कि बनाना है भाई, और बनाना के बीच में ही कुछ ऑरेंजेस रखे हुए थे। क्या रखा हुआ था, ऑरेंजेस।
तो बनाना ऐसे पहले रखा हुआ था, तो मान लो कि उसको राइपनिंग होने में मतलब पकने में 10 दिन टाइम लगता था, है ना। ऑरेंज के साथ जब बनाना को रखा तो देखा भाई बहुत जल्दी पक जा रहा है। जरूर ऑरेंज में से कुछ ऐसा निकल रहा था जो बनाना का क्या करवा रहा था, राइपनिंग, है ना। वही बता रहा है। एच कजिन्स कन्फर्म द रिलीज ऑफ अ वोलाटाइल सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस, वोलाटाइल। इसलिए क्या बोलता हूं मैं, एथाइलिन क्या है आपका, गैसियस हार्मोन है। ऐसा गैसियस हार्मोन फ्रॉम राइपेंड ऑरेंजेज दैट हास्टेंड द राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड अनराइप बनाना। उन्होंने क्या बोला कि राइप मतलब पका हुआ ऑरेंज से, पके हुए ऑरेंज से, है ना, राइपेंड, है ना, ऐसा कुछ केमिकल निकल रहा है जो अनराइप बनाना को भी जल्दी जल्दी क्या करवा रहा है, राइप करवा रहा है, ठीक है। द वोलेटाइल सब्सटेंस वाज आइडेंटिफाई एज इथाइलिन, अ गैसियस प्लांट ग्रोथ। क्लियर है। आगे देखे, सिंथेसिस। इसका प्रिकर्सर कौन है भाई, एथियोनिन। पहले बता दिया, जहां जहां पे प्रिकर्सर दे दिया होगा एकदम रट्टा मार जाना। ऑक्सीजन का भी आपने देखा था, उसमें ये भी देखा था, जिंक जरूरत होता है किसके सेंसर के लिए, ऑक्सीजन। जहां जहां प्रिकर्सर दे दिया, प्रिकर्सर को आप याद रखोगे, ठीक है। मेथियोनिन इज अ प्रिकर्सर ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट्स बाय टिश्यूज अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट्स। अभी देख लिया, फ्रूट पकता कब है, जब पूरी तरह से मच्योर हो गया, है ना। ये कहाँ मिलेगा आपको, राइपनिंग फ्रूट्स में, या जहां पे सेनेसेंस मतलब ओल्ड जैसे जैसे होने लग जाता है आपके प्लांट पार्ट, वहां पे आपका किसका सिंथेसिस होगा, इथाइलिन का। दूसरी बात, इथाइलिन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन एग्रीकल्चर। पहले ही बता दिया, एग्रीकल्चर में वन ऑफ द मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का यूज होता है, साइटोकाइनिन का यूज होता है, और ये भी बहुत मतलब बहुत जोरदार तरीके से यूज होता है, कौन आपका, इथाइलिन, एग्रीकल्चर में, ठीक है। आगे देखो, द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज सोर्स ऑफ इथाइलिन इज इथेफॉन, या इसको बोलते हैं सेपा क्लोरो इथाइल फॉस्फोनिक एसिड, है ना। जो आपका इथाइलिन में भी जो सबसे ज्यादा यूज होता है, कौन सा इथाइलिन, उसका नाम क्या है, इथेफॉन या सेपा। ये क्या आपका मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन, मतलब इसमें इसको आप यूज कर लो तो इसमें से क्या मिल जाएगा आपको, इथाइलिन मिल, ठीक है। फिर चलो, इथाइलिन, इफ इथेफॉन इज एन aqueous solution which is readily absorbed and transported within the plant and releases ethylene slowly। बहुत मस्त चीज है ना। ये क्या है आपका एक aqueous solution है जो आराम से प्लांट क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो प्लांट में एब्जॉर्प्शन इसका अच्छे से होता है और आराम से इसका ट्रांसपोर्ट होता है, और यह क्या करता है, धीरे धीरे आपका इसको रिलीज करता है, किसको, इथाइलिन को, ठीक है। चलो फंक्शन देखे, पहला क्या है, फ्रूट राइपनिंग, पहले ही देख लिया आपने। इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, इट इनहेंसेस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। तो यह पूछता है क्वेश्चन, क्या तो सबको याद रहता है, इथाइलिन आपका क्या करेगा, फ्रूट राइपन करवाएगा, लेकिन कैसे करवाएगा, यह रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है, और उस रेस्पिरेशन रेट बढ़ने के कारण आपका फ्रूट जल्दी क्या हो जाता है, पक जाता है, ठीक है। दिस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक, है ना। मतलब इथाइलिन का यूज करके रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ा देना इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। फॉर एग्जांपल किस में आपका, किसको पकाने के लिए यूज करते हैं इसको, टमाटो, एप्पल, बनाना, ऑरेंजेज, है ना। चलो आगे बढ़े, सेनेसेंस एंड एब्सिसन। सेनेसेंस आप जानते हो क्या होता है ना, ओल्ड एज, है ना, जैसे जैसे आपका ओल्ड होता है उसको सेनेसेंस बोलते हैं। एब्सिसन मतलब किसी चीज का गिरना, याद था ना। हाँ, इथाइलिन प्रोमोट्स सेनेसेंस, या सेनेसेंस को प्रोमोट करता है। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, डिले, ये क्या करता है, प्रोमोट, है ना। एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर। यह इथाइलिन आपका सेनेसेंस को भी प्रोमोट करता है और एब्सिशन को भी प्रोमोट करता है। क्लियर है। इथेफॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट एब्सिशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट, है ना। यहाँ पे क्या करना है, सबको बेचना है ना हमें, कॉटन, चेरी, वॉलनट, बस वहाँ पे इथाइलिन डाल दो, एकदम भर भर के आपके टोकरी में गिरना शुरू हो जाएगा, मार्केट में उठा के चले जाओ। बात समझ में आ रही है। तो क्या करता है, थिनिंग मतलब वहां से फ्लावर और फ्रूट को ये गिराता है जल्दी जल्दी नीचे, ठीक है। ट्रिपल रेस्पॉन्स, हाँ ये ध्यान रखना है, फिर से एक इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या आपका, ट्रिपल रेस्पॉन्स मतलब तीन तीन काम एक साथ करेगा, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपल रेस्पॉन्स। ट्रिपल रेस्पॉन्स ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट्स इंक्लूड, क्या क्या मिला के ट्रिपल रेस्पॉन्स बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सेडलिंग, सेडलिंग का कैसा ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल। स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, तो एक्सिस है उसको क्या करवाएगा, ये स्वेल करवाएगा, ठीक है। और दूसरा
एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग, डाइकॉट में ऊपर की तरफ एक हुक बनता है, उस हुक का फॉर्मेशन, मतलब तीन तीन काम। सीडलिंग का क्या करवाएगा? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, एक्सिस का स्वेलिंग, और डाइकॉट सीडलिंग में हुक फॉर्मेशन। हुक समझते हो ना, ऐसा करके, है ना, एपिकल हुक फॉर्मेशन, है ना। ये तीनों काम में करता है, इसलिए इस तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? ट्रिपल रेस्ट। डॉर्मेंसी, इथाइलिन ब्रेक्स सीड एंड बर्ड डॉर्मेंसी, यह ब्रेक करता है। इथाइलिन इनिशिएट्स जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स एंड स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, है ना। इथाइलिन डाल दो तो आलू वगैरह में जो ट्यूबर्स आ जाते हैं ना, वो सब जर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। तो यह डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। इंक्रीज एब्जॉर्प्शन सरफेस, इथाइलिन प्रोमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। रूट ग्रोथ होगा, रूट हेयर बढ़ेगा तो सरफेस एरिया क्या होगा? बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा? बढ़ेगा। वही लिख रहा है, इथाइलिन प्रोमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, thus helping the plants to increase their absorption surface. Ethylene is used to initiate flowering and for synchronizing fruit set in pineapples. फ्रूट सेट मतलब पाइनएप्पल आप देखते हो, सबने देखा होगा, उसमें आप देखते हो कि बहुत सारे फ्रूट एक साथ ऐसे ऐसे लगता है, छोटा छोटा फ्रूट एक साथ मिलके पूरा एक पाइनएप्पल, है ना। उस पूरा फ्रूट सेट का प्रॉपर अरेंजमेंट में भी हेल्प करता है कौन? आपका इथाइलिन। मतलब ऐसा ना हो कि एक फ्रूट आ गया दूसरा नहीं आया, तीसरा आ जाए चौथा नहीं आया, है ना। अभी आप देखते हो ना पाइनएप्पल बहुत प्रॉपर शेप में होता है ना। तो उस प्रॉपर शेप को फ्रूट सेट लाने में हेल्प करता कौन? आपका इथाइलिन। अगला देखो, इथाइलिन इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, इथाइलिन प्रोमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर्स। इसको बोलते हैं फेमिनाइजिंग इफेक्ट, यहाँ भी फीमेल को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है? फीमेल फ्लावर को बढ़ाता है, मेल फ्लावर को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ हेल्थ। आगे देखो, इथाइलिन प्रोमोट्स रैपिड इंटरनोड एंड पेटियोल एलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। राइस प्लांट में इंटरनोड का एलोंगेशन करवाता है ताकि वो डीप पानी में, है ना, वो ऊपर आ सके, ठीक है। इट हेल्प लीव्स और अपर पार्ट्स ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर। क्लियर है? चलो लास्ट कौन सा आपका? एब्सिसिक एसिड, ठीक है। ड्यूरिंग मिड 1960s, थ्री इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स, तीन साइंटिस्ट अलग अलग काम कर रहे थे, ठीक है, रिपोर्टेड द प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनहिबिटर्स। अभी इनहिबिटर है ना, आपको पता है कि नहीं? चलो एक एक चीज देखो आप, तो तीन साइंटिस्ट अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और तीनों ने एक ही केमिकल के बारे में क्या किया? प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल का मतलब एक ही केमिकल की बात करने लग गए तीनों। मतलब ये है कि तीन ने काम किया, तीनों को जो केमिकल मिला, तीनों ने क्या बोला, भाई इसका तो सेम केमिकल रोल है, सेम काम कर रहा है, केमिकल कंपोजिशन भी क्या है? सेम है ना। तो बाद में सबने मिला के, सबने नाम शुरू में अलग अलग दिया था, बाद में सबने मिला के नाम क्या रख दिया? एब्सिसिक एसिड, ठीक है। नेम ऑफ इनहिबिटर देखो, एक ने क्या बोला? बेनेट, क्लार्क एंड कैफोर्ड। इन्होंने बोला इनहिबिटर बी, है ना। और सोर्स कहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना कहाँ किया था? टोरमेंट पोटैटो ट्यूबर्स पे। एडी कॉटन ओखुमा कहाँ किया था? मच्योर कॉटन फ्रूट पे अपना एक्सपेरिमेंट, और इनको भी जो केमिकल मिला उसका नाम क्या दे दिया? एब्सिसन 2। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया ओल्ड बैट्यूरा लिप्स पे, वायरिंग एंड रॉबिन्सन ने, और इन्होंने इसका नाम क्या दिया? डॉर्मेन। तीनों अलग अलग नाम दिया, तीनों का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल भी क्या है? अलग अलग है। लेकिन बाद में तीनों ने देखा कि भाई इसका जो रोल है, फिजियोलॉजिकल रोल, फंक्शन मतलब, वो सेम है, और केमिकल कंपोजिशन भी क्या है? सेम। तो तीन तीन नाम क्यों? एक ही नाम दे दो क्या आपका? एब्सिसिक है। Later, all the three were proved to be chemically identical and named abscisic. ठीक है। सिंथेसिस आपका प्रिकर्सर कौन है एबीए का? इज कैरिटिनोइड, है ना। कौन है इसका? कैरिटिनोइड में आपका ऑक्सीडेशन होता है तो बन जाता है क्या आपका? एब्सिसिक। आगे देखते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन। पहला, एबीए एक्ट्स एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, यह प्लांट ग्रोथ को
इनहिबिट करता है, मतलब उसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। ABA इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन, इनहिबिट ही करेगा ना, इनहिबिटर है तो, है ना। सीड जर्मिनेशन को भी क्या करता है, इनहिबिट करता है। ABA स्टिमुलेट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस एंड इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस। इसीलिए ABO को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। अब मान लो स्ट्रेस मतलब पानी की कमी हो गई बाहर में, है ना, या दूसरे किसी कंडीशन की कमी हो गई, तो यह क्या करता है उस कंडीशन में इसको सर्वाइव करने में, देखो ना पानी की कमी हुआ, या क्या करेगा, तुरंत स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। तो स्ट्रेस से लड़ने में हेल्प कर रहा है कि नहीं प्लांट को ये, इसीलिए इसको क्या हार्मोन बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। मतलब प्लांट को स्ट्रेस कंडीशन में बचाता है। ABA प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सीड डेवलपमेंट, मच्योरेशन एंड डॉर्मेंसी। ये देखो सीड का डेवलपमेंट करवाता है, उसको मच्योर जल्दी करवाएगा, और फिर क्या बना देगा उसको, डॉर्मेंट, मतलब आगे ग्रो नहीं करने दिया। अगला देखो, बाय इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी ABA हेल्प्स सीड टू विथस्टैंड एजिकेशन एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। आप जानते हो डॉर्मेंसी कब होता है, जब बाहर में कैसा कंडीशन नहीं हो, अनफेवरेबल कंडीशन हो, है ना। तो अनफेवरेबल कंडीशन में सीड को क्या करता है, डॉर्मेंट कर देता है, ताकि ये उस अनफेवरेबल कंडीशन को विथ स्टैंड कर सके, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो प्रमोट करे, ग्रो करेगा अपना, है ना। आगे देखो, इन मोस्ट सिचुएशंस ABA एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू GA। जो गिबेरलिक एसिड है ना, उसका जस्ट अपोजिट काम करता है बहुत सारे सिचुएशन में। कौन आपका, एक्चुअली चलो अब यहाँ पे दिया हुआ है, विच वन ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वुड यू यूज इफ यू आर आस्क्ड टू इंड्यूस रूटिंग इन अ ट्विग, क्विकली राइपन अ फ्रूट, डिले लीफ सेनेसेंस। सबका आपका आंसर देखो, इंड्यूस रूटिंग, रूटिंग कौन इंड्यूस करता है, ऑक्जिन। पढ़ा था ना स्टेम कटिंग पे, रूटिंग कौन लाता है, ऑक्जिन, ये हो गया। क्विकली राइपन कौन, इथाइलिन। डिले लीफ सेनेसेंस, साइटोकाइनिन। इंड्यूस ग्रोथ इन एक्सिलरी बर्ड्स, कौन होगा, अरे एक्सिलरी बर्ड में गिबरलिंस। अब कैसे साइटोकाइनिन होगा इसमें रे, इंड्यूस ग्रोथ इन एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड का ग्रोथ कौन करवा रहा था आपका, गिबरलिंस, अभी तो पढ़ा। अगला क्या है, बोल्ट अ रॉजेट प्लांट, बोल्टिंग कौन करवा रहा था, गिबरलिन, है ना। एक चीज बताओ, ये क्या है, एक्सिलरी बर्ड में ना, एक्सिलरी बर्ड में तो साइटोकाइनिन करेगा। अगर मान लो कि एक्सिलरी मतलब लैटरल बर्ड्स है ना, हाँ हाँ, कौन करेगा ये, साइटोकाइनिन करेगा आपका। लैटरल बर्ड्स मतलब वही आपका एक्सिलरी बर्ड हो गया, ठीक है। तो हाँ हाँ, एपिकल डोमिनेंसी को रिमूव करेगा, कौन आपका, साइटोकाइनिन। आगे देखते हैं अगला क्या है आपका, बोल्टिंग, बोल्टिंग कौन करवाता है आपका, गिबरलिन, अभी पढ़ा। इंड्यूज इमीडिएट स्टोमेटल क्लोजर, अभी पढ़ा हमने, एब्सिसिक एसिड। व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैपन इफ गिबरलिक एसिड इज अप्लाई टू राइस सीडलिंग, है ना। गिबरलिक एसिड को कहाँ अप्लाई किया हमने, राइस सीडलिंग पे, क्या करेगा, इट बिकम एक्सेसिवली टॉल, पेल, स्पिंडल शेप एंड स्टेराइल if excess of GA3 is applied. Dividing cell stop differentiation, different मतलब ये पढ़ लोगे ना अपने से। अब अगला टॉपिक है आपका फोटो पेरियोडिज्म। अब नाम देखो यहाँ पे फोटो ट्रॉपिज्म नहीं है, फोटोट्रॉपिज्म और फोटो पीरियोडिज्म दोनों में क्या है, डिफरेंस है कि नहीं। तो देखो आप, फोटो पीरियोडिज्म और दूसरा क्या आपका, फोटो ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म समझते हो ना, मूवमेंट। ट्रॉपिज्म मतलब, हाँ देखो ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट, कैसे याद हो आपको, रूट कैसा मूवमेंट शो करता है, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, रूट कैसा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, है ना। तो लाइट के प्रेजेंस में जो मूवमेंट होता है उसको ट्रॉपिज्म बोलते हैं। ट्रॉपिक मीन्स मूवमेंट होता है, सीधी बात, ट्रॉफिक नहीं, ट्रॉपिक। ट्रॉफिक मतलब हो जाता है न्यूट्रिशन, ट्रॉफिक मीन्स क्या हो जाता है, हेट्रोट्रॉफिक। ट्रॉफिक मतलब क्या हो गया, न्यूट्रिशन। ट्रॉपिक मीन्स होता है मूवमेंट, है ना। तो अंग्रेजी भी मजबूत होनी चाहिए, TROPIC मूवमेंट, TROPHIC न्यूट्रिशन। आई बात समझ, तो अंग्रेजी भी मजबूत कर रहे हैं अपन तो, ठीक है। ट्रॉफिक और अभी है ट्रॉपिक, डिफरेंस है ना भाई, और सारा डिफरेंस हो गया, एज का डिफरेंस है। चलो आगे देखते हैं, देखो लेकिन हमारा टॉपिक उन दोनों में से कुछ भी नहीं, अभी क्या है, फोटो पीरियोडिज्म है। क्या है, फोटो पीरियोडिज्म। पीरियड मीन्स क्या होता है, ड्यूरेशन। मतलब आप देखोगे अभी हम जो पढ़ने वाले इसमें कि
कैसे आपका ड्यूरेशन ऑफ लाइट फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, किसको, फ्लावरिंग को। मतलब बहुत सारा प्लांट ड्यूरेशन ऑफ लाइट के ऊपर अपने फ्लावरिंग को डिपेंडेंट रखता है। मतलब किसी को कम लाइट चाहिए तब वो फ्लावर करेगा, किसी को ज़्यादा लाइट चाहिए तब वो फ्लावर करेगा, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंधेरा हो उजाला हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी के बेसिस पर अपन तीन टाइप का प्लांट पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अपन डे लॉन्ग प्लांट, जिसको ज़्यादा लाइट चाहिए और कम डार्कनेस। एक पढ़ेंगे शॉर्ट डे प्लांट, है ना, शॉर्ट डे प्लांट, है ना। तो शॉर्ट डे प्लांट जिसको कम लाइट चाहिए, डार्कनेस का पीरियड ज़्यादा चाहिए। और एक है डे न्यूट्रल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंधेरा हो उजाला हो। ठीक है, चलो देखते हैं आप। फ्लावरिंग इन सर्टेन प्लांट्स डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन अ combination of light and dark exposures but also their relative duration। मतलब कुछ प्लांट में फ्लावरिंग केवल कितना देर लाइट आ रहा है ना, मतलब कैसा लाइट है कैसा डार्कनेस है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि लाइट आ रहा है कि नहीं, डार्क आ रहा है, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। उसके किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो ड्यूरेशंस के ऊपर, है ना, कि कितनी देर के लिए लाइट है या कितनी देर के लिए डार्कनेस है। ठीक है, दिस रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू पीरियड्स ऑफ लाइट, पीरियड मतलब ड्यूरेशन ऑफ लाइट, है ना, द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू पीरियड्स और ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज टर्म्ड एज फोटो पीरियोडिज्म। लाइट और पीरियोडिज्म मतलब क्या हो गया, ड्यूरेशन। तो एक प्लांट का रिस्पॉन्स टू द ड्यूरेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज क्या, आपका फोटो पीरियोडिज्म। दिस फेनोमेनन वाज डिस्कवर्ड बाय कार्नर एंड एलार्ड इन मैरीलैंड मैमथ। इसमें किया था इन्होंने मैमथ में, मैमथ क्या आपका, अ म्यूटेंट वेराइटी ऑफ टोबैको एंड बायोलॉक्सी सोयाबीन। इन दोनों प्लांट में इन्होंने फोटो पीरियोडिज्म का डिस्कवरी किया। क्लियर है, देखते हैं मैकेनिज्म। appropriate light and dark duration perceived by leaves with the help of a proteinaceous pigment। याद है, बोला था कि लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अपन क्रोमोप्रोटीन कॉल फाइटोक्रोम। याद करो, बताया था मैंने कि फाइटोक्रोम के बारे में आगे जाके पढ़ोगे 5th चैप्टर में। यहाँ देखो, जो लाइट है ना आपका, अप्रोप्रिएट लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन परसीव्ड बाय लीव्स विद द हेल्प ऑफ, लीफ में आपका एक प्रोटीन होता है, मतलब प्रोटीनेशियस पिगमेंट है, ऐसा पिगमेंट जो किससे बना हुआ है, प्रोटीन से। और कैसा प्रोटीन है, क्रोमोप्रोटीन, मतलब कलर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन। ठीक है, इस प्रोटीन का नाम क्या आपका, फाइटोक्रोम। यह लीफ में प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, लीफ में। और यह आपका लाइट और मतलब आपका लाइट को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, परसीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, कौन सा आपका फाइटोक्रोम, कैसा प्रोटीन है, प्रोटीनेशियस पिगमेंट है। ठीक है, कैसा पिगमेंट है, प्रोटीनेशियस। अब देखो, आफ्टर सुटेबल एक्सपोजर अ हाइपोथेटिकल हार्मोनल सब्सटेंस। अब देखो क्या लिखा, ये फिर से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हाइपोथेटिकल हार्मोनल सब्सटेंस। मतलब हम ऐसा मान के चलते हैं कि लीफ में एक हार्मोन है, लेकिन अभी तक इसको कोई प्रूफ नहीं कर पाया है ना। हम ऐसा मान के चलते हैं कि लीफ में एक हार्मोन है, उसका नाम क्या है, फ्लोरिजेन। तो पूछता है नेम अ हाइपोथेटिकल हार्मोन इन लीफ, तो क्या बोलोगे, फ्लोरिजेन। इसका अभी तो कोई बता नहीं सकता कंफर्म होके कि हाँ ये है, लेकिन हम मान के चलते ये काम करता है वहां पे। बात समझ में आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल लीफ हार्मोन। ठीक है, माइग्रेट्स फ्रॉम लीव्स टू शूट अपाइशेस और इंड्यूस फ्लावरिंग। ऐसा माना जाता है कि जब आपको सुटेबल लाइट मिल जाएगा, है ना, अब मान लो जिस प्लांट को ज़्यादा डार्कनेस चाहिए उसको अगर डार्कनेस मिल गया, तो जिसको ज़्यादा लाइट चाहिए उसको लाइट मिल गया, तो यह सब्सटेंस एक्टिव हो जाता है, कौन, फ्लोरिजेन। और यह लीफ से निकल के कहाँ चला जाता है, सूट टिप पे, और सूट टिप पे जाके क्या करवा देता है, फ्लावरिंग। यहाँ पूरा हम यही पढ़ रहे हैं कि कैसे लाइट आपका फ्लावरिंग करवाता है। क्या पढ़ रहे हैं अपन, कैसे लाइट आपका क्या करवाएगा, फ्लावरिंग। क्लियर है, अब देखो, अल्टीमेटली शूट अपाइसेस मॉडिफाई इनटू फ्लावरिंग अपाइसेस। मतलब हुआ क्या, ऐसे ही प्रॉपर लाइट मिला, फाइटोक्रोम उसको क्या किया, परसीव किया। परसीव करेगा तो लीफ में आपका एक हाइपोथेटिक हार्मोन है, कौन, आपका फ्लोरिजेन। वह लीफ से माइग्रेट कर जाएगा सूट के टिप पे, और सूट के टिप पे जाके क्या करवा देगा, फ्लावरिंग। क्या करवा देगा, फ्लावरिंग। ठीक है, अब फाइटोक्रोम के बारे में मेनली देखते हैं। इट इज अ क्रोमोप्रोटीन पिगमेंट लोकेटेड ऑन सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहली बात, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये सेल मेम्ब्रेन पे। फाइटोक्रोम एग्जिस्ट इन टू इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो आपस में क्या कर सकता है, अपने आप को इंटर कन्वर्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, जब लाइट ज़्यादा होगा तब एक चेंज होगा, जब डार्क होगा तो दूसरा चेंज होगा। बात समझ में आ रही है, मतलब ये कैसा आपका इंटर कन्वर्टिबल है। देखो,
पहला पीआर है फाइटोक्रोम रेड और दूसरा पीएफआर है फाइटोक्रोम फार रेड। बात समझ में आई? दो फॉर्म में मिलता है फाइटोक्रोम आपका, पीआर एंड पीएफआर। क्लियर है? अब देखो आप, पीआर और इधर क्या आपका पीएफआर। अब ध्यान देना, देखो जब आपका पीआर, कौन आपका पीआर 660 नैनोमीटर के लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, वह कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पीएफआर में। किसमें? पीएफआर में। ठीक है, और जब पीएफआर अगर 730 नैनोमीटर लाइट को ले लिया तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पीआर में। ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल है डिपेंडिंग ऑन विच वेवलेंथ इट इज एब्जॉर्बिंग। अगर 630 मिल रहा है पीआर को तो किसमें कन्वर्ट हो गया, 660 पीएफआर में। पीएफआर अगर ले लिया कितना आपका 730 तो किसमें कन्वर्ट हो गया, पीआर में। क्लियर है? Carnan and Allard, based upon response of plant to periods of day and night, classified plants into following groups। देखो शॉर्ट डे प्लांट्स पहले ही बता दिया। शॉर्ट डे प्लांट मतलब, अब इसमें थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा इसमें डिफिकल्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में भी, तो इस बात को समझना। प्लांट्स रिक्वायर द एक्सपोजर टू लाइट फॉर अ पीरियड लेस देन क्रिटिकल ड्यूरेशन आर कॉल्ड शॉर्ट डे प्लांट। क्रिटिकल ड्यूरेशन क्या होता है, मिनिमम। क्रिटिकल मतलब मिनिमम ही होता है। देखो तो नाम क्या है, शॉर्ट डे प्लांट्स। मतलब क्या, क्रिटिकल यहाँ पे लाइट के लिए यूज करेंगे, किसके लिए, लाइट के लिए। अब ध्यान देखो, शॉर्ट डे प्लांट में क्या होगा, आप उसको जितना कम लाइट दोगे उतना क्या है उसके लिए अच्छा है ना। तो क्रिटिकल किसके लिए यूज किया हमने, लाइट के लिए। मतलब क्रिटिकल से भी इसको नीचे दो, मतलब जितना मिनिमम लाइट चाहिए उससे भी नीचे दो, मतलब इसको जितना अंधेरा में रखोगे इसके लिए उतना फायदा है। बात समझ में आ रही है? ये समझ जाओगे, फिर समझते जाओ। टोबैको, सोयाबीन, जैंथियम है ना, ट्राइजेंथमम, डालिया, शुगर केन, कॉस्मोस, राइस, टारगेट, सब किसके एग्जांपल है, शॉर्ट डे प्लांट के। दे नीड अ कंटिन्यूअस और अनइंटरप्टेड कैसा पीरियड चाहिए इसको, ज्यादा डार्क पीरियड फॉर फ्लावरिंग। मतलब मान लो अगर इसको 7 घंटे मिनिमम डार्कनेस चाहिए, कितना, 7 घंटे है ना, तो आप 7 घंटे तो मिनिमम उसको देना ही होगा आपको। कितना, 7 घंटा मिनिमम दो, उससे ऊपर जितना दोगे उसके लिए और अच्छा है। बात समझ में आ रही है? मान लो कि इसको क्या चाहिए, लाइट आपको क्या चाहिए, लेस देन क्रिटिकल ड्यूरेशन है ना। मान लो इसको मिनिमम 7 घंटे का अंधेरा चाहिए, कितने, 7 घंटे, तो मिनिमम उतना तो चाहिए इसको। उसके आगे आप जितना दोगे उतना इसके लिए क्या है, इफेक्टिव ही होगा। बात समझ में आ रही है? और जब इसको डार्क पीरियड 7 घंटा का चाहिए, मतलब उसमें कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, बीच में लाइट नहीं आना चाहिए। मतलब 7 घंटा डार्कनेस मतलब कंप्लीट डार्कनेस, कंटिन्यूअस है ना। द शॉर्ट डे प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग नाइट प्लांट्स। बोल सकते हैं शॉर्ट डे है तो क्या चाहिए इसको, लॉन्ग नाइट प्लांट्स। इन देखो शॉर्ट डे प्लांट्स फिजियोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम इज पीआर, होगा कि नहीं। शॉर्ट डे प्लांट में कौन एक्टिव है, पीआर वाला फॉर्म। ठीक है, देयरफॉर रेड लाइट इनहिबिट्स फ्लावरिंग एंड फार रेड लाइट प्रोमोट्स फ्लावरिंग। आप ये समझ जाओ, जो आपका पीआर है ना, दोनों में अलग अलग हो जाएगा, याद रखो। शॉर्ट डे प्लांट है ना, अभी तुमने पढ़ा था पीआर इसमें कन्वर्ट हो जाता है पीएफआर में, कब, है ना। और ये उल्टा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 700 मान लो ऐसे, किसमें कन्वर्ट हो गया, पीआर में, है ना। क्या देखो क्या बोला, इसमें आपका कौन एक्टिव फॉर्म है, आपका पीआर। इससे क्या पता चलता है कि पीआर को रात ज्यादा चाहिए कि दिन, रात, है ना। तो देयर फॉर रेड लाइट इनहिबिट्स फ्लावरिंग एंड फार रेड लाइट क्या करेगा, प्रोमोट करेगा फ्लावरिंग, है ना। यहाँ पे पीआर आपके फ्लावरिंग को इनहिबिट कर रहा है और पीएफआर किसको कर रहा है, प्रोमोट कर रहा है। अरे देखो ना, आप ऐसा समझो, इसको हमें कन्वर्ट करना है, पीआर को किस में कन्वर्ट करना है, पीएफआर में कन्वर्ट। ठीक है, तो आप देखो शॉर्ट डे प्लांट में है, शॉर्ट डे प्लांट में कौन एक्टिव है आपका, पीआर। कौन एक्टिव है, पीआर। अब ध्यान रखो, पीआर को जितना ड्यूरेशन नाइट को मिलेगा, नाइट का मिलेगा, समझो आप शॉर्ट डे प्लांट की बात कर रहे हैं अपन, किसकी, शॉर्ट डे प्लांट। मतलब पीआर को पीएफआर में कन्वर्ट होने के लिए नाइट ज्यादा चाहिए, क्या चाहिए, नाइट ज्यादा, है ना। तो क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट है मतलब लाइट कम मिल रहा है और नाइट क्या मिलेगा, ज्यादा। पूरा पीआर धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीएफआर में। किसमें, पीएफआर में। तभी तो फ्लावरिंग होगा ना शॉर्ट डे में। अगर इसमें पीएफआर होता तो फ्लावरिंग हो पाता क्या, नहीं। तो एक्टिव कौन है इसमें, पीआर। वहीं पीआर धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगा, पीएफआर में, और क्या करवा देगा, फ्लावरिंग। मतलब पीआर को अगर आपको किस में कन्वर्ट करना है, पीएफआर में, तो उसको ज्यादा क्या देना होगा, रात। बात समझ में आई, ज्यादा क्या देना होगा उसको, नाइट। तभी आपका
जस्ट इसका उल्टा उसमें कर रहे हो, उसमें कौन होगा एक्टिव? PFR। उसको ज़्यादा दिन मिलेगा तो किस में कन्वर्ट होगा? धीरे धीरे PR में, और वहां पे वो क्या करवा देगा? आई बात समझ? सुनो, इस टॉपिक को फिर से अपन कल शुरू करेंगे। किसको? ऑटो पीरियोडिज्म में यह वाला कॉन्सेप्ट फिर से कल बताऊंगा, क्योंकि अभी उसमें घुसेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाए। ठीक है, तो कल यहीं से हम शुरुआत करेंगे। कहाँ से? यहीं से शुरू करेंगे, शॉर्ट डे प्लान से। ठीक है।